हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में फिनेंशियल डेरिवेटिव के अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फिनेंशियल डेरिवेटिव आपने देखा होगा, तो वहाँ पे फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे समझाया गया है। तो अब यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को और उसके टाइप्स वगैरह को, फीचर्स को, इन सब चीज़ों को लेके इसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट क्या होता है, दो पार्टीज़ के बीच में होता है। पर एग्रीमेंट किस चीज़ के रिगार्डिंग होगा? एग्रीमेंट होगा बाय या सेल करने के लिए, राइट। अच्छा, बाय और सेल करने के लिए होगा, पर किस चीज़ के लिए? तो अंडरलाइंग एसेट्स। अंडरलाइंग एसेट्स का क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पे समझिएगा। क्योंकि ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता ही यही है कि जहाँ पे कुछ अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं जिसके बेसिस पे इन इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और जिसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा, जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी कमोडिटी के लिए किया जा रहा होगा, या जिस भी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए किया जा रहा होगा, वो चीज़ें क्या कहला रही होंगी, अंडरलाइंग एसेट्स कहला रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट होगा दो पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पे वो बाय या सेल करेंगे जो भी एसेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस एसेट्स को इन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड। फ्यूचर में कोई एक डेट डिसाइड हो रही है, उसके रिगार्डिंग ये करेंगे। और वो जो प्राइस होगी वो भी कैसी होगी, एग्रीड प्राइस है, मतलब दोनों पार्टीज़ जिस भी प्राइस पे रेडी होंगे, वो प्राइस मतलब प्री डिफाइंड प्राइस पे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा थ्रू अ स्पेसिफाइड एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्पेसिफाइड एक्सचेंज। प्राइवेटली ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है कि दो लोग मिले, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम ये एसेट्स को फ्यूचर डेट में इस प्राइस पे परचेज करेंगे या सेल करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट उस डेट पे जाके एग्जीक्यूट हो गया। नहीं, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे दो पार्टीज मिल तो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ को बाय करेंगी या सेल करेंगी और इस रेट पे करेंगी, लेकिन वो जो प्लेस है ना, वो स्पेसिफाइड होगा। वो जो जहाँ पे ये चीज़ें होंगी ना, वो प्लेस स्पेसिफाइड होगा, मतलब वो रेगुलेट किसी और के थ्रू होगा, जैसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने वाला है, एक रेगुलेटेड मार्केट में, एक रेगुलेटेड एक्सचेंज में पूरी चीज़ें एग्जीक्यूट होने वाली हैं, राइट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एक एग्रीमेंट जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होने वाली है, लेकिन कैसी होगी, एक रेगुलेटेड मार्केट के थ्रू होगी। इसीलिए कहा गया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड लाइक कॉन्ट्रैक्ट दैट इज मार्क्ड टू द मार्केट डेली। ये एक ऐसी मीनिंग है इसकी ना, जिसने इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंशिएट भी कर दिया, ये भी बता दिया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है और किन चीज़ों से ये डिफरेंशिएट करे, वो बात भी यहाँ पे आ गई। दूसरी चीज़, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी फीचर्स हैं ना, वो भी यहाँ पे इस मीनिंग में सारी चीज़ें एक्युमुलेट हो जाती हैं। जैसे क्या, देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और जिन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, दोनों के बीच में समझिएगा एक छोटी सी चीज़ें हैं जो इनको डिफरेंशिएट करती हैं। पहली बात तो कि इसमें बोला गया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोग क्या करते हैं कि दो पार्टीज बाय और सेल का एग्रीमेंट करती हैं कि फ्यूचर डेट पे इस पर्टिकुलर प्राइस, जो प्री डिफाइंड प्राइस है, उस प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो जो भी एक्सपायरी डेट होती है, जो भी डेट होगी, उस डेट को वो पूरा चीज़ एग्जीक्यूट करेगा और उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट हो करेगा। अब उसमें एक पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, दूसरी पार्टी को नुकसान हो सकता है, काउंटर पार्टी रिस्क वहाँ पे एसोसिएट करता है। तो हम उसको कहते थे कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होता था, कस्टमाइज होता था, और प्राइवेटली कोई भी कर सकता था, कोई भी दो लोग मिलकर अपना कोई भी अपने रिस्क को कम करने के लिए इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो सेम वैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे भी दो पार्टी मिलेंगी, फ्यूचर में कोई डेट डिसाइड करेंगे, एक फिक्स प्राइस डिसाइड करेंगे जो फ्यूचर में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो चीज़ें सेम जारी होती हैं। इसीलिए बिल्कुल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो प्राइवेट वाली बात थी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेटली एग्जीक्यूट होता था, प्राइवेटली हो सकता था, यहाँ पे ऐसे ये नहीं हो सकता, ये रेगुलेटेड मार्केट में होगा, राइट। एक्सचेंज ट्रेडेड है ये। दूसरी चीज़, वहाँ पे क्या होता था, वो कस्टमाइज था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे था, कस्टमाइज था, जबकि जो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा। हर एक चीज़ इस रेगुलेटेड मार्केट के थ्रू एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे होगी, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी साइज, मार्जिन, मनी, हर एक चीज़ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगी, राइट। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात होगी, मार्क्ड टू द मार्केट डेली। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, वो समझ लीजिएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता था वो कब होता था, वो एक्सपायरी डेट जो है ना, उसी दिन एग्जीक्यूट होता था। मतलब 6 महीने के लिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो 6 महीने के बाद जिस प्राइस पे आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसी प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट होगा उस 6 महीने के बाद। लेकिन यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे जो ये 6 महीने के बाद की या जो भी एक फ्यूचर डेट डिसाइड की जाती है, वो एग्जीक्यूशन डेट नहीं होती, वो एंड डेट होती है। एंड डेट और एग्जीक्यूशन डेट में क्या डिफरेंस हुआ फिर?
एग्जीक्यूशन डेट मतलब इसी दिन कंप्लीट होगा, उसके पहले नहीं कंप्लीट होगा, उसी दिन होगा। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहे हैं कि वो एंड डेट है, मतलब इस दिन के अंदर किसी भी दिन वो सेटलमेंट हो सकता है। यहाँ डेली सेटलमेंट चलता है, मतलब हर दिन प्राइसेस को सेटल किया जाता है, नेट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है, मार्क्ड टू द मार्केट डेली। डेली सेटलमेंट यहाँ पे होता है, मतलब उस एंड डेट के पहले जितना भी दिन है आपका, हर दिन आपकी सेटलमेंट होती है और नेट प्रॉफिट या लॉस जो है आप जो भी बायर है सेलर है उसके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट होता रहता है। अब किस अमाउंट से क्रेडिट डेबिट होता है, वो मार्जिन मनी से क्रेडिट डेबिट होता रहता है, जिसको हम आगे जाके अभी समझेंगे, डिटेल में समझ लेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से सिमिलर भी है पर डिफरेंशिएट भी करता है, राइट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी यही होगा कि दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फ्यूचर डेट में होगा, लेकिन यहाँ पे डेली सेटलमेंट प्रोसीजर एप्लीकेबल है, राइट। मार्क टू मार्केट मतलब डेली मार्केट के हिसाब से वो प्राइसेस आपकी जो फ्यूचर में आपने प्राइस फिक्स की है उसको पकड़ेंगे और जो रेट चल रहा होगा हर दिन उसके हिसाब से उसको क्या करेंगे, सेटल करेंगे। नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपकी मार्जिन मनी में ऐड ऑन या लेस करते रहेंगे। इस तरह से मार्क टू मार्केट रहता है, राइट। और ये कैसे एक्सचेंज ट्रेडेड है, मतलब आप इसे कहीं भी कोई भी दो लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करके काम कंप्लीट कर ले, नहीं, इसके लिए पर्टिकुलर मार्केट है जहाँ पे ही ये कॉन्ट्रैक्ट और ये एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं, कहीं भी जाके आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो हमने क्या कहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसकी जो एक्सपायरेशन डेट होती है, ऐसा नहीं होता है कि वो लास्ट डेट होती है उसी डेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं, ये किसी भी दिन एग्जीक्यूट किया जा सकता है, मतलब जो भी पूरा टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में किसी भी दिन इसको कैंसिल किया जा सकता है और सेटलमेंट तो डेली बेसिस पे होता रहता है। इज इट क्लियर। तो ये यहाँ पे इसके अलावा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो बात इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी कि ये एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में होता है, राइट। जैसे MCX हो गया, NCDX होता है, BSE NSE है ना, तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, वहीं पे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होंगे, कहीं भी नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर आप कमोडिटी में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, कमोडिटी इन द सेंस कि जैसे आप ले रहे हैं कि गोल्ड में ले रहे हैं, मेटल के लिए ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं कि दो लोग बाय या सेल करेंगे एक प्राइस पे, तो किस चीज़ को अंडरलाइंग एसेट्स क्या है, यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो गई, आपकी मेटल हो गई मान लीजिए, है ना, या मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, इस तरह का कोई प्रोडक्ट हो गया। तो इसके लिए जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे करेंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर मार्केट डिफाइन है। जैसे इसके लिए हमने बोल दिया ये जो मेटल वगैरह है इसके लिए MCX हो गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो गए तो NCDX हो गया, है। तो इसी तरह से अलग अलग मार्केट है, मतलब जो डिफाइंड मार्केट है जो ये वर्क कंप्लीट करता है, राइट। और द एक्सचेंज एक्ट एज अ मीडिएटर एंड फैसिलिटेटर बिटवीन द पार्टीज़, क्योंकि यही जो एक्सचेंज होगा, ये जो मार्केट होगा, ये जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होगा अलग अलग के लिए, यही मार्केट मीडिएटर का काम करता है। मतलब बायर सेलर एक दूसरे से अवेयर नहीं है, बायर और सेलर के बीच में कौन रहेगा, ये स्टॉक एक्सचेंज रहेगा, वो इन दोनों पार्टीज़ के बीच में ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराता है, ये डेली सेटलमेंट सब कुछ ये कौन करेगा, ये मीडिएटर करेगा। ये जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ ये एक्सचेंज में जहाँ पे ये ट्रेडिंग होगी वो काम ये कंप्लीट कराता है। तो यहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो सेलर को नहीं जानते, जो सेलर होते हैं वो बायर को नहीं जानते, वो दोनों ही एक दूसरे से अनअवेयर होते हैं। क्योंकि मार्केट, अब देखिए आप खुद सोचिए कि आप अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप शेयर परचेज कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कोई शेयर परचेज कर रहे हैं, कौन सेल कर रहा है आपको नहीं पता, आपको पता है कि मुझे ये शेयर इतनी प्राइस हो, जैसे ही मार्केट में आएगी उस प्राइस में मुझे परचेस करना है, आपने कोट कर दिया, आपको जैसे वो मार्केट में प्राइस आएगी आप तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कौन था सेलर आपको नहीं पता, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे हुआ, किसने सेल किया, सेलर था। इमीडिएटर कौन था आपका, वो स्टॉक मार्केट, वो उन्होंने क्या कर लिया, वो जैसे ही आपकी प्राइस से मैच हुआ, दोनों ही मैच किया, उन्होंने तुरंत आपका ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। सेलर को सेल करना था, उनका ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, बायर को परचेज करना था, उनका ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। किसका काम था, ये मीडिएटर का काम था। तो बायर सेलर एक दूसरे को जानते भी नहीं है, राइट। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, डेरिवेटिव, क्योंकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अंदर आता है। तो डेरिवेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी ना, वो किस पर डिपेंड करेगी, जो अंडरलाइंग एसेट्स होगा उस पर डिपेंड करेगी। मतलब हम जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू ही इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी। इसका मतलब समझिएगा, जैसे सपोज करिए कि हमने
कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे कॉर्न है, तो कॉर्न की प्राइस के लिए किया, मतलब कॉर्न के लिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉर्न क्या हो गया, अंडरलाइंग एसेट्स हो गया। तो जितने भी कॉर्न के लिए हमने किया होगा उसकी जो वैल्यू होगी वही मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, इस अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू होगी। और जब हम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं और एक्सचेंज ट्रेड में जाते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, ब्रोकर से कनेक्ट करना पड़ता है, अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, डीमैट अकाउंट। तो वहाँ पे हमें मार्जिन मनी देनी पड़ती है, मतलब ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे ना, तो हमको उसके लिए कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। जो पैसा जमा करना पड़ता है ना, वो पैसा किस पे डिपेंड करेगा, आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा, मतलब आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो इट मीन्स व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, अंडरलाइंग एसेट्स पे, जिसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उसी की वैल्यू आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी। और कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होगी उसका कुछ परसेंट आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, मार्जिन मनी रखनी पड़ती है। इज इट क्लियर? तो और ये जो अंडरलाइंग एसेट्स होता है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, कोई भी स्टॉक हो सकता है, कोई भी करेंसी हो सकती है, कोई भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी भी एसेट्स के लिए आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि आप डेली सेटलमेंट करने वाले हैं, राइट, और एक स्पेसिफाइड मार्केट के अंदर करने वाले, एक प्राइस आप फिक्स करने वाले हैं जो कि फ्यूचर की प्राइस होगी। आज की जो मार्केट में स्पॉट प्राइस चल रही है वो नहीं, कोई आप दूसरी प्राइस फिक्स कर रहे हैं, वो कम स्पॉट प्राइस से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जनरली ज़्यादा ही होती है, स्पॉट रेट से ज़्यादा ही होती है। तो आप उससे ज़्यादा एक प्राइस फिक्स कर देते हैं, अब उसी प्राइस पे आप क्या करते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं, वही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब वो जो एसेट्स होता है वो कुछ भी हो सकती है। इज इट क्लियर? अब इन्हीं एसेट्स के बेसिस पे ना इसके टाइप्स डिसाइड कर दिए जाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा हमने क्या कहा कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है ना, कस्टमाइज नहीं होता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज होता था, ये कैसा स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड है ना, आपका एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज ट्रेडेड है, तो आपको उनके फॉर्मेट के हिसाब से आपको काम करना है। तो अब क्या स्टैंडर्डाइज क्या कहा गया कि जो अंडरलाइंग एसेट्स हो गई उसकी क्वांटिटी हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई, किस डिलीवरी का जो टाइम है, डेट है, मंथ है, वो हो गया, कितनी प्राइस आप कोट कर रहे हैं, कितनी यूनिट कोट कर रहे हैं, मिनिमम चार्जेस जो है जिसको टिक प्राइस कहते हैं, वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, पहले से डिसाइडेड हो जाती हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं मार्जिन आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और आपको उसके हिसाब से टिक प्राइसेस रहेंगी, जो मूवमेंट होगा प्राइस चेंजेस में, वो मूवमेंट आपका वहाँ पे IDLS होता रहेगा। तो वो सब चीज़ें क्या है, वो स्टैंडर्डाइज टर्म हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से कैसा रहेगा, स्टैंडर्डाइज रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में जो बायर्स होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं कि वो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने वाले हैं। तो मतलब बायर को मतलब कहते हैं लॉन्ग, सिंपली लॉन्ग। तो लॉन्ग का क्या मतलब हो गया कि ये बायर हैं और ये लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करेंगे, मतलब ये बाय करेंगे, राइट। वहीं जो सेलर होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, उनको हम कहते हैं कि ये शॉर्ट पोजीशन वाले हैं, मतलब ये शॉर्ट हैं। तो शॉर्ट का इन द सेंस क्या हो गया कि ये सेलर है, ये सेल करने के लिए हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन होल्ड की जाती है, ठीक है, बायर और सेलर के थ्रू। इज इट क्लियर? तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो फीचर्स हमें ऑलरेडी समझ में आ चुका है, पर फिर भी हम कुछ पॉइंट्स में इसको देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये ऑर्गेनाइज एक्सचेंज है, हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर एक्सचेंज है जहाँ पे उस चीज़ की ट्रेडिंग होगी। मतलब आपका जो एसेट्स है वो किस तरह का नेचर है, उस हिसाब से उसका पर्टिकुलर मार्केट है, वहीं पे जाके आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट कराएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा। जैसे कि आप देखिए S&P है, CNX है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, IT निफ्टी है, मतलब IT की कंपनीज़ हैं उनके लिए IT निफ्टी हो गया, बैंक वगैरह में आपका है तो उसके लिए बैंक निफ्टी हो गया, है ना। तो S&P है तो उसमें S&P 500 है तो 500 की जितनी कंपनी, 500 जो कंपनीज़ हैं उनके लिए हो गया। तो इसी तरह से सभी के लिए ना BSE है, NSE है, तो पूरा ऑर्गेनाइज एक्सचेंज है। कमोडिटीज़ है तो उसके लिए अलग है, और आपका अगर कमोडिटीज़ के अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके लिए अलग है ना। तो जैसे S&P CNX निफ्टी ये सारे कहाँ होंगे, NSE में होंगे। तो सबके लिए अलग अलग पूरा एक्सचेंज BSE NSE सबके लिए सेट है कि किस तरह की चीज़ों के लिए आपको BSE में जाना, किस चीज़ के लिए कौन सी ट्रेडिंग आपकी NSE में होगी। पूरा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है पूरा, राइट। इसके अलावा क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन हमने अभी देख लिया कि स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होगी, भाई क्वालिटी में, क्वांटिटी में, है ना, डेट में, डिलीवरी टाइम पे, एक्सपायरेशन डेट जो हम कह रहे हैं, या टिक प्राइस कितनी है, मार्जिन कितनी है, हर एक चीज़ के लिए आपका स्टैंडर्डाइजेशन है, राइट। नेक्स्ट क्या होता है, क्लियरिंग हाउस है। यहाँ पे
इमीडिएटर कौन है? मीडिएटर कौन है? आपका स्टॉक एक्सचेंज, है ना। मतलब जो ये ऑर्गेनाइज एक्सचेंज है वो आपका क्या कहलाता है? मीडिएटर कहलाता है। तो ये क्लियरिंग हाउस का काम कहलाता है कि बाय और सेल जब होगी ना तो पैसा कहाँ आएगा? बायर तो सेलर को जानता नहीं, सेलर तो बायर को जानता नहीं, तो ये आपका एक्सचेंज है ना वो क्लियरिंग हाउस का काम करता है। तो ये क्लियर करता है आपकी जो भी आपका ट्रेडिंग हुई है उसको सेटल करने का काम, जो सेटलमेंट का काम है वो किसका होगा? ये क्लियरिंग हाउस का होगा। वो बायर के पैसे उठा के सेलर को पहुंचाएगा, सेलर के पैसे उठा के बायर को देगा, उनके अकाउंट्स में उनका क्रेडिट करेगा, उनके अकाउंट्स में उनका क्रेडिट करेगा, और इसके लिए वो क्या करता है? कमीशन लेता है, जो कि ब्रोकर्स के थ्रू जाते हैं। तो ये पूरा क्लियरिंग हाउस का काम कौन करता है? आपका ये पूरा मार्केट यहाँ पे करता है, राइट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरिंग हाउस होती है, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरिंग हाउस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कहा जाता है, राइट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। अब मार्जिन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मार्जिन क्या होती है पहले वो समझ लीजिए। तो जब आप एक्सचेंज में अपना कंप्लीट कर रहे हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो एक्सचेंज कहता है कि आपको कुछ मार्जिन मनी डिपॉजिट करनी होगी, राइट। किसके साथ? ये क्लियरिंग हाउस, मतलब ये जो एक्सचेंज होता है वो एज अ क्लियरिंग हाउस काम करता है। तो वो कहता है कि हमको सेटलमेंट करना है ना, तो कुछ पैसा हमारे पास रखिए आप, तो वो मार्जिन मनी आपको सबमिट करनी पड़ती है। और वो कैसे करते हैं कि जो लोग ब्रोकर्स होते हैं उनके थ्रू आप कर सकते हैं। तो जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ होंगी, चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर है, जो भी इस एग्रीमेंट में आ रहे हैं, उन सभी को मार्जिन मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है। देखिए मार्जिन मनी को बिल्कुल सिंपल समझिए, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पर मिनिमम अकाउंट डिपॉजिट करने के लिए रखना पड़ता है ना, कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, 5,000 रुपये अकाउंट में रखने ही है, 10,000 रुपये अकाउंट में रखने हैं। तो वैसे ही जब आप यहाँ पर ट्रेडिंग करने आते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं, तो आपको वहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है ना। तो जब डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, तो अब जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको मार्जिन मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। अब मार्जिन मनी जो होता है ना, वो जो अमाउंट होगा वो वैरी करता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है उसका 2.5% से 10% तक, मतलब इस तरह के इसके परसेंटेज होते हैं, उन परसेंटेज के बीच में वो अमाउंट वैरी करता रहता है, करेक्ट। वो कोई भी परसेंट हो सकता है, मतलब मान लीजिए 2% है या 2.25% है, जो भी परसेंट है, तो जितना भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है उसका उतना परसेंट कैलकुलेट करके उतना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब दोनों पार्टीज़ को करना पड़ेगा सेम अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का सेम अमाउंट दोनों पार्टीज़ क्या करेंगी? डिपॉजिट करेंगी एज अ मार्जिन। अब हर दिन सेटलमेंट होगा, हर दिन, तो उसके हिसाब से आपका उसी मार्जिन मनी में प्लस या माइनस होता रहेगा। इज इट क्लियर? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको मार्जिन मनी सबमिट करनी पड़ती है। नेक्स्ट फीचर क्या है? मार्किंग टू मार्केट, जिसे कहते हैं ना मार्क्ड टू मार्केट, MTM। तो मार्किंग टू मार्केट, अब ये क्या हो गया? तो देखिए जो फ्यूचर मार्केट में जो पार्टीज़ होती हैं, तो उन पार्टीज़ को क्या करना है? अपना मार्जिन अकाउंट ओपन कराना है, मतलब मार्जिन मनी डिपॉजिट करना है, मतलब डीमैट अकाउंट में मार्जिन मनी रखना है। क्लियर है? अब क्या होता है, हर एक दिन, जैसे आपने 3 महीने का डेट का किया है, तो 3 महीने तक में, 3 महीना एंड डेट होगी, 3 महीने तक में हर दिन क्या होगा? आपका हर दिन ट्रेडिंग होगी। तो जो भी ट्रेडिंग सेशन आपका होता है, उस दिन आपने जो फ्यूचर की प्राइस डिसाइड करी है, जिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस प्राइस में और उस दिन का जो प्राइस चल रहा होगा उसके बेस पे क्या करते हैं? उसको एडजस्ट करते हैं, कम या ज़्यादा जो भी हुआ होगा। अब वो जो कम या ज़्यादा होता है वो आपकी मार्जिन मनी से सेटल कर देते हैं। मतलब इसको बहुत इजी तरीके से आप ऐसा समझिए, मगर अगर मैं एग्जांपल लेके समझूं कि सपोज करिए कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके लिए आपने 15 रुपये रखा था कि 3 महीने में 15 रुपये पे हम इसको परचेज़ करेंगे। क्लियर है? अब अगर आज की डेट में, आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 महीने तक के लिए 15 की प्राइस पे, अब नेक्स्ट वर्किंग डे पे ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो गया, तो अब वहाँ पे आपका जो रेट चल रहा है, मान लीजिए हम कहते हैं कि 15.5 रुपया हो गया, 50 पैसा का एक्सीड हुआ, तो 15.5 हो गया, तो आपको 15 पे बाय करना था, आपने सोचा था, और 15.5 हो गया, आप 15 पे करते तो आपके लिए अच्छा था, 15.5 का रेट चला गया तो आप प्रॉफिट मार्जिन में जा रहे हैं, है ना। वहीं सेलर ने सोचा था कि 15 पे करें और 15.5 चला गया, तो उसको तो लॉस हो जाएगा ना। अगर वो नहीं इस एग्रीमेंट में आता, इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, तो वो 50 पैसे से प्रॉफिट में जाता, है ना। और लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में है तो उससे 50 पैसे से क्या जा रहा है? लॉस में जा रहा है। आप 50 पैसे से प्रॉफिट में, आप बायर हो, आप 50 पैसे से प्रॉफिट में जा रहे हो, आपके लिए क्या हो गया? अच्छी सिचुएशन हो गई। तो आपका ये 0.5 से प्लस कर दिया जाएगा, उनका 0.5 से लेस कर दिया जाएगा। मतलब इस तरह से जो मार्जिन मनी आपने रखी थी ना, उसी में ये प्लस या माइनस होता रहेगा। क्लियर है? तो हर दिन क्या किया जाएगा? जो भी प्राइस चल रही होगी और आपने जो भी कोट किया होगा उसके बेसिस पे, उसी कोटेशन से इसको सेटल किया जाएगा और फिर आपकी मार्जिन मनी से उसको लेस या प्लस किया जाएगा। तो इससे क्या हो गया? इन्वेस्टर का डेली बेसिस पे उसको गेन या लॉस पता चलता रहता है कि जो भी क्लोजिंग प्राइस है, फ्यूचर की जो क्लोजिंग प्राइस है, उसी से तो कंपेयर किया जा रहा है। हर दिन ट्रेडिंग सेशन के
की प्राइसेस को ऑन एन एवरेज प्राइसेस निकाली जाती है, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, तो उस प्राइसेस से उसको कंपेयर किया जाता है और जो भी आता है वो गेन या लॉस उस इन्वेस्टर्स को या उस पर्सन को जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में है उसको पता चलता रहता है। तो ये आपका इसी प्रोसेस को कहते हैं मार्क टू मार्केट कहते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट फीचर क्या होता है, एक्चुअल डिलीवरी इज़ रेयर। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली जो डिलीवरी की बात करते हैं ना कि हाँ वाकई में 3 महीने के बाद वो कमोडिटी आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो ये जो है बहुत कम चांसेस होती हैं इसकी, है ना। तो ज़्यादातर फ्यूचर मार्केट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं वहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी लेस देन 1% रहती है ना, क्योंकि वो नेट सेटलमेंट में ही प्रॉफिट या लॉस लेके काम ख़त्म कर दिया जाता है। वहाँ पर फिर ये लास्ट डेट तक उसको वाकई में सेटल करने की बात नहीं रखी जाती है, राइट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बेसिकली जो प्राइस का रिस्क है ना उसको कम करने के लिए, उसको हेज करने के लिए, उससे बचने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के सारे ही फीचर्स हो गए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट में हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।